श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है सप्तम भाव के ऊपर जातकालंकार ग्रंथ में ग्रंथकार ने किस प्रकार से योगों का विचार बताया है, किस प्रकार से सप्तम भाव के फलों का विचार बताया है। मात्र 3 श्लोकों में बहुत अच्छे और बहुत सूक्ष्म योग उन्होंने बताए हैं, जिनका कोई भी ज्योतिष प्रेमी या कोई भी दैवज्ञ अपने फलित में उपयोग करके एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो सप्तम भाव में जो संज्ञाएं ग्रंथकार ने बताई हैं, संज्ञाएं तो अनेकों होती हैं, लेकिन जो ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में जिनका उपयोग किया है उनको कलत्र, जामित्र, स्मर, जाया, काम, मद, मदन, द्यून और अस्त, इन संज्ञाओं का अधिकांश जगह पर उन्होंने प्रयोग किया है सप्तम भाव के संज्ञाओं के रूप में। अब आगे विचार करते हैं कि सप्तम भाव के बारे में ग्रंथकार की क्या मत हैं और क्या उन्होंने सप्तम भाव के बारे में योग बताए हैं। सप्तम भाव से संबंधित फलों के बारे में पहले श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, यावंतो वाभ्यंगा मदन सदनगाश्चि निधीश दृष्टा तावंतो निर्विवाहस्त्वथ समति मता गेयमित्थम कुटुंबे कार्योहोरागमज्ञैरधिक बलवतां खेचराणां हि योगा दादेश्च तत्र वीर्ये रवि विधु कुजवामंगद शैल संख्यम। ग्रंथकार कहते हैं कि सप्तम भाव में जितने भी ग्रह बैठे हों और सप्तमेश की उन पर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक के उतने ही विवाह होते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथकार कहते हैं कि दैवज्ञों को कुटुंब आदि अन्य भावों का विचार भी कर सकते हैं, जिसमें भ्राता, बंधु आदि के भाव आते हैं, संतान के भाव आते हैं, उनका विचार भी किया जा सकता है। ऐसा विचार ज्योतिषकार कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों के बराबर के अनुसार उनका विचार करना चाहिए। इसमें जो ग्रहों का नैसर्गिक बल ग्रंथकार ने बताया है कि यहाँ सूर्य का बल 6, चंद्र का 10, मंगल का 7, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का 6 माना जाना चाहिए, जिसका षडबल में उपयोग किया जाता है कि अब षडबल में सारे बलों को संकलित करके उनको 10 से, 6 से या 7 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से विचार कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर सबसे बलवान होता है और दूसरे स्तर पर मंगल बलवान होता है, और उसके बाद अन्य ग्रह सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का बल प्राप्त होता है। अगले श्लोक में बताया है, केंद्रस्था व त्रिकोणे यदि खलु गृहिणी कारकाख्यन भोग कामार्थे सौनर्थे पणन विधि सातदानीम नुरेक है जायाधीश कुटुंबाधिपतिरपि युधश्चेत्र के घृताख्य यावद्भि शुक्रयुक्तो नियतमिहि भवेत्तावतीनाम विरामः। अर्थात स्त्री कारग्रह चंद्र, शुक्र, बुध, शनि आदि केंद्र में हों या त्रिकोण में हों और सप्तमेश और द्वितीयेश अपनी अपनी राशि में विराजमान हों तो जातक का एक ही विवाह होता है। इसी प्रकार से सप्तमेश और द्वितीयेश यदि शुक्र के साथ बैठकर 6ठे 8वें भाव में विराजमान हों तो जितने पाप ग्रहों से युत या दृष्ट होंगे उतनी ही स्त्रियों का नाश होता है या सुख में भंग होता है। सप्तम भाव के फल यहाँ प्रभावित होंगे यदि कारक शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश के साथ त्रिक भाव में विराजमान होगा, तो जितने पाप ग्रहों का संबंध होगा युत या दृष्टि के द्वारा उतने ही विवाहों का सुख भंग होने का यहाँ ग्रंथकार ने बताया है। अगले श्लोक में गर्भ संबंधी प्रभाव बताया है कि लग्नस्थे सप्त दिनमणि तनय काम यथार्क मंदौ द्यूने चंद्रे नभस्ते न चैदी गुणा आलोकिते नो प्रसूते द्वेष्य ये से मित्र मंदो द्विषी चित कर्णे अस्ते बुधनेक्षते नो सूते द्वेष्य जर्थे यदि कुजरविजो गर्भणी शान नारी। लगन में और सप्तम भाव में सूर्य और शनि आमने सामने हों, यानी लग्न में सूर्य और सप्तम में शनि हो या लग्न में शनि और सप्तम भाव में सूर्य हो और इसके साथ में दसम भाव में चंद्रमा हो, लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना पड़ रही हो,
तो ये पहला योग है। और दूसरा योग है कि सूर्य 6वें भाव का स्वामी होकर, यानी मीन लग्न में सूर्य 6वें भाव में शनि के साथ बैठा हो और चंद्रमा बुध के साथ दृष्ट होकर 7वें भाव में हो, यानी चंद्रमा 7वें भाव में हो और लगन में बुध विराजमान हो, क्योंकि वह नीच राशि का होगा सप्तमेश, तो जातक की स्त्री को प्रसव नहीं होता है, अर्थात गर्भ ठहरता नहीं है, और ठहरता है तो बारंबार उसका स्राव हो जाता है। यदि 6वें भाव में या 4th भाव में मंगल अथवा शनि हो तो भी स्त्री को गर्भ धारण करने में बाधाएं आती हैं, गर्भवती स्त्री नहीं होती है, गर्भ नहीं ठहरता है। ऐसा ग्रंथकार ने अपने विचारों में बताया है। इनका हम अपने विचार से अपने फलित में उपयोग कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।